नमस्कार भाइयों। आज हमारा टॉपिक है रैखिक संवेग। फिजिक्स के सेगमेंट में रैखिक संवेग किसको कहते हैं? इसे आवेग भी कहते हैं। आवेग का मतलब होता है कि बहुत कम समय के लिए एकाएक बहुत तीव्र बल लगाना जो होता है, क्या होता है? आवेग कहलाता है। कहते ना भाई आवेग में मत चलो, आवेग में मत जाओ, मतलब आवेग का मतलब गुस्से में मत रहो, ये कम समय के लिए लगता है। तो कम समय एकांक या कम समय के लिए लगाया गया, कम समय अंतराल में लगाया गया बल ही क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। इतना जानते रहिए। बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ये भी सही है। किसी गतिमान वस्तु का के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। आवेग किसके तुल्य होता है? तो संवेग के तुल्य होता है। तो आवेग या संवेग दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, आवेग और संवेग दोनों एक ही होते हैं या दोनों बराबर होते हैं? तो आवेग संवेग के समतुल्य है। ठीक है, आवेग जो है संवेग में परिवर्तन के तुल्य है। देखिए संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है mv/t, इसको आप जानते रहिए। ठीक है, अब ये सही हुआ। तो आवेग किसके समतुल्य है? तो संवेग परिवर्तन के तुल्य है। ये आपको जानते रहिएगा। संवेग परिवर्तन का मतलब होता है mv/t या p/t। ठीक है, अब ये किसी आवेग का मतलब होता है, एक सेकंड, चलिए ठीक है। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंड के बीच टकराहट होती है तो क्या घटित होती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग संरक्षित रहता है। मतलब कह रहा है कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंड के बीच में आपस में टक्कर होता है तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो गति की स्थिति है गति में नहीं रहेगी, लेकिन परंतु संवेग जो होगा उसमें संरक्षित रह जाएगा। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो संवेग तो 2 गुना हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। हाफ mv² होता है ना। अब लिखा है इसमें, देखिए एक पिंड A जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तथा दूसरा पिंड B है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे से क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड की और 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से बढ़ रहे हैं। तो टक्कर के पश्चात प्रत्यास्थ संघट्ट की दिशा क्या होगी? तो विपरीत हो जाएगी। छोड़िए इसको, आगे बढ़ी, क्योंकि संघट्ट वाला क्वेश्चन जो है आपको पहले आता था। इसमें हम लोग स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पढ़े हुए हैं। तो डायनेमिक्स में, स्टैटिक्स में जो है वेक्टरों का गुणनफल वगैरह बताया जाता था सदिशों का, और डायनेमिक्स में जो है गति संबंधी जो है न्यूटन के, उसमें काफी कुछ क्वेश्चन बताए जाते थे, संघट्ट बताया जाता था और न्यूटन के गति विषयक नियम को बताया जाता था वहां पर। तो वो सब चीजें वहां पर थी, तो हम लोगों को वो बुक में बताया गया है। ठीक है, तो वो इस संघट्ट का विषय है। किसी वस्तु के संवेग किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर। ठीक है, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? P इज प्रोपोर्शनल टू m, P इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? v। तो दोनों पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान और वेग के। यदि संवेग P और वेग v दिया जाए तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए क्या होगा? तो संवेग इज इक्वल टू P बराबर होता है m v। अब m बराबर क्या होगा? P/v। ठीक है, यही आ गया P/v। संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं। गति विषयक द्वितीय नियम व तृतीय नियम के संयोजन का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। जो गति विषयक की दूसरा नियम है, क्योंकि जो है बल की परिभाषा देता है। ठीक है, और तीसरा नियम है जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसका समायोजन क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम बतलाता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ये क्या है? संवेग संरक्षण का नियम है। मतलब 2 या 2 से अधिक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल जब तक नहीं लगेगा तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहेगा। जब कोई बाह्य बल लगेगा तो संवेग परिवर्तन हो जाएगा। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण पर आधारित है। किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के अनुसार जो है कार्य करता है। एक सेल के विस्फोट के बाद उसके कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो संवेग कह लेते हैं। ठीक है, एक सेल में जब विस्फोट होता है तो उसके टुकड़े जो है अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? संवेग के कारण होता है, एंगुलर मोमेंटम के कारण। यदि कोई समान
गोलियां भारी व हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाएं तो किस बंदूक से चोट लगने पर संभावना अधिक होगी? तो हल्की वाली बंदूक से संभावना लगने की चोट ज्यादा लगेगी। क्यों? अब इसके लिए जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंटरनल है, तो इसको छोड़िए, इतना कठिन क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आप इसको जानते रहिए कि दो समान गोलियां हैं, ठीक है, एक हल्की बंदूक है, एक भारी बंदूक है, दोनों से दागा जाता है तो सबसे ज्यादा चोट हल्की बंदूक से लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें संवेग उसका ज्यादा होगा, ठीक है। जितना द्रव्यमान क्योंकि देखिए m इज इक्वल टू होता है p बाई v, ठीक है। द्रव्यमान अधिक होगा, जब द्रव्यमान इसका अधिक होगा तो वेग कम हो जाएगा, ठीक है, और द्रव्यमान अगर इसका कम होगा तो वेग अधिक हो जाएगा। और जब जितने वेग से जो कोई चीज जाएगा द्रव्यमान कम होने पर चोट उतना ज्यादा लगेगा। अब यहाँ आप समझ गए होंगे, मैं आपको बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इस चीज को। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति किसको कहते हैं? सपोज दैट आप यहाँ खड़े हुए हैं, किसी अद्धे को, यहाँ खड़े हैं आप और किसी एक अद्धे को उठा के फेंक दिए, तो जिस वेग से यह गति कर रहा है इसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। जहां तक ये जा रहा है जाके गिरेगा, इसको कहते हैं प्रक्षेप परास आर, ठीक है। और जितनी ऊंचाई तक जा रहा है इसको कहते हैं प्रक्षेप ऊंचाई, ठीक है। 45 डिग्री के कोण पर सबसे अधिक ये दूरी तक जाके अगर कोई वस्तु है या पिंड है उसको 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो सबसे ज्यादा दूरी जो है कमान करेगा या जाएगा। तो प्रक्षेप का पथ किस प्रकार का होता है? तो हाइपरबोलिक होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। परवलय का सूत्र होता है, ये देखिए, ये परवलय का सूत्र होता है y इज इक्वल टू होता है 4ax, शायद ऐसे कुछ होता है। यहाँ dy अपॉन dx निकाला जाता था, समाकलन भूल गया यार, बहुत पहले था, लेकिन यह है कि ऐसे कुछ है, हम देख के हम आपको बताएंगे। तो प्रक्षेप गति से क्या तात्पर्य है? जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तो उनका जो पक्ष होता है या परवलयाकार हो जाता है, ठीक है, इसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि कोई पिंड अचर त्वरण से फेंका जाए, ठीक है, तो उसका यदि कोई पिंड या वस्तु ऊपर ऊंचाई पर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? शून्य हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप गति के दौरान क्या स्थिर होता है? तो उसका वेग का क्षैतिज घटक, उसके वेग का क्षैतिज घटक जो होगा वो क्या होगा? ये क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। प्रक्षेप का पथ को क्या कहते हैं? प्रक्षेप पथ कहते हैं। प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण बनाता है जब प्रक्षेप पथ ऊंचा होता है। जितना प्रक्षेप पथ ऊंचा होगा उतना ही बढ़िया जो होगा वो उतना ही बड़ा कोण बनाएगा। प्रक्षेप गति में कुल उड़ान का समय कितना होता है? तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय 2 गुना अर्थात उड्डयन काल के बराबर होता है, ठीक है। उड्डयन काल टाइम फ्लाइट किसे कहते हैं? पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को हम उड्डयन काल कहते हैं, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन इंटरमीडिएट का है, ठीक है। उड्डयन काल लिखा जाता है, महत्तम ऊंचाई निकाली जाती है, ठीक है। तो इसको हम आपको कभी समझाएंगे जब वहां पर पढ़ाएंगे। ये परास वाला देखिए, रेंज क्या होता है? उड्डयन काल में पिंड द्वारा मापी गई क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? परास कहते हैं। किस प्रक्षेप कोण के लिए क्षैतिज परास का मान समान होता है? तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर क्या होगा? समान होगा प्रदेश जो है क्षैतिज परास। किस प्रक्षेप कोण पर क्षैतिज परास अधिकतम होता है? तो 45 डिग्री पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब कल का हमारा टॉपिक होना चाहिए घर्षण बल एवं बल, ठीक है। तो आई होप इतना ही, क्योंकि हम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि आपको समझ